कट्टर मुसलमान या लेफ्टिस्ट जो हैं वो मुसलमानों को एक विक्टिम प्रेजेंट करके मुसलमानों की लीडरशिप से बेवकूफ़ बने हैं। अपनी अपनी बीवियों को सामने रख दिया और ख़ुद छुप के पीछे बैठे हुए। यानी पूरी इंसानी तारीख में इतने बुज़दिल किस्म के मर्द सामने नहीं आए हैं। किसी भी फ़ौज की फ्रंट लाइन के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा, सियासी एजिटेशन हो, कुछ भी हो, कि औरतों का इस्तेमाल मर्द कर रहे हैं। आपको सिर्फ मिलेंगे वहाँ पे मौलवी, वो मौलवी जिनकी दुकान है, जो खफा हैं मोदी साहब से ट्रिपल तलाक की है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो CAA को। और इनमें से किसी ने CAA का कानून न पढ़ा है न पढ़ने की इनको ख्वाहिश है, क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, अगर पैसे मिल रहे हैं और खाना हो रहा है तो पिकनिक चल रही है ना, तो बेचारी इन औरतों को जिनको घर से नहीं निकलने देता कोई, उनकी पिकनिक आजकल चल रही है तो वो भी खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। मशहूर पत्रकार और लेखक के तौर पर भी उन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल किया है। तारिक फ़तेह साहब, न्यूज़ रूम पोस्ट पर स्वागत है आपका। आज हम तारिक जी से जानेंगे CAA, NRC और NPR के बारे में कुछ अहम बातें। बात करेंगे हिंदुस्तान में डर के माहौल की और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि शाहीन बाग पर उनकी राय क्या है। पाकिस्तान के PM इमरान खान के हाल की और अयोध्या में जो उन्होंने यात्रा की, उसका अनुभव उन्हें कैसा रहा। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि नागरिकता कानून को लेकर कई जगह पर जो प्रदर्शनबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है या वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों में आक्रोश है? मेरे हिसाब से तो CAA जो कानून नाफिज है, उसके अंदर कानूनी लड़ाई नहीं है, सियासी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है जिसे कट्टर मुसलमान या लेफ्टिस्ट जो हैं वो मुसलमानों को एक विक्टिम प्रेजेंट करके मुसलमानों की लीडरशिप से बेवकूफ़ बने हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये बात थी कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 14 की या सेकुलरिज्म की, तो जामे मिल्ली इस्लामी वो आखिरी जगह थी जहाँ ये कुछ होना चाहिए था। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम जामे मिल्ली इस्लामी है, जामे मिल्ली हिंद नहीं है, और जिस पर अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है और जहाँ 50% सीटें मुसलमानों की हैं, वो अगर बाहर आके ये कहें कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो इस पर फिर सोचना पड़ेगा कि क्या इंसेंटिव था उनको, और क्या वो बात है जो वो कह नहीं पा रहे कि इस पे गलत क्या है। मेरे अंदाजे से ये हुआ है कि बड़ी मेहनत करके जो मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी है, जिसमें जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी के लोग, जो देवबंदी जो उससे असरअंदाज हैं, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर वेस्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी मेजॉरिटी है, तो वेस्ट बंगाल जो हिंदुस्तान के मशरिक एंड पे पड़ता है, वहाँ पे अगर 20 से 25 या 30% मुसलमान हो जाएं तो हम हुकूमत को अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं और ज्योति बासु टाइप की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं। और हो यही रहा था, लेकिन CAA से उनको डर ये है कि वो हिंदू बंगाली जो 1947 से 71 के बाद वहाँ बग़ैर किसी स्टेटस के हैं, अगर वो हिंदुस्तानी शहरी हो गए तो वो मेहनत जो इन्होंने की है वेस्ट बंगाल को एक ब्लैकमेल करने की तरह, जिस तरह आपके जम्मू कश्मीर स्टेट के मुसलमान सियासतदान ब्लैकमेल करके 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर साल के लेते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इनका ख़त्म हो जाएगा ब्लैकमेल पावर। और हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल प्रोविंस में जो एक चांस है कि हिंदू मेजॉरिटी घट जाए या कम हो जाए, उसमें रोक पड़ जाएगी और द बैलेंस विल अगेन टर्न स्लाइटली इन फेवर ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। और वो उस आसानी से
दीदी जैसी, ममता बनर्जी जैसी चीफ मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। शाहीन बाग में आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जो वायरल हुए, जिनमें ये भी आया कि 500 रुपये के बदले प्रदर्शन किया जा रहा है और फ्री में बिरयानी का वीडियो भी, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? और आपने एक बात भी कही कि सीए के विरोध को आईएसआई की साजिश का कनेक्शन भी एक मामला सामने आया था, आपने ऐसा कहा था। भाई आईएसआई की तो साजिश क्या है, उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाए और हिंदुस्तान के 50 बड़े शहर जो हैं उसके अंदर किसी वक्त भी अफरा तफरी पैदा करके इकॉनमी को डैमेज करना है। तो उस पर मेरा कहना नहीं है, आप इंटेलिजेंस सर्विसेज से बात कर लीजिए, सबको पता है कि यहाँ कौन किस लिए क्या काम करता है, कौन सा हिंदुस्तानी लिखता है टाइम मैगज़ीन में, कौन हिंदुस्तानी न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में और अब इकोनॉमिस्ट में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी लिख रहे हैं ना। तो ये लोग कौन हैं? इनको पीड़ हिंदुस्तान की नहीं है, इनको है मसला कि हिंदुस्तान में जो आम आदमी है, जिसकी आमदनी कम है, जो चाय वाले के साथ अपने आप को धोबी समझता है या ऑटो रिक्शा ड्राइवर है या छुरियाँ तेज़ कर रहा है, उसके पास पावर कैसी चली गई। तो हमारी बदनसीबी है कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, वो आजकल पैसे वालों की ज़बान बोलते हैं और जिनको कहा जाता था राइट विंग, वो मज़दूरों के और आम हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये मोटिवेशन क्या है। मैं समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन का मोटिव है। इलेक्शन के बाद लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। ना वो राजीव गांधी को छोड़ सकते हैं, ना उनकी इटालियन माँ को छोड़ सकते हैं। जो काबिल लोग हैं कांग्रेस में, जैसे कैप्टन अमरिंदर हैं या अपने शशि थरूर हैं और बहुत सारे टैलेंटेड पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए जगह ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में कोई कुछ करने के लिए। तो वो फ्रस्ट्रेशन मुसलमानों के कांधों पे अपनी बंदूक रख के चला रहे हैं और मुसलमानों को ये मज़ा आ रहा है कि हम अब एक वो कंपोनेंट बन गए जिनकी गैर मौजूदगी, ये ना होने से मुल्क का सिस्टम नहीं चल सकता। तो उस लज्जत में बैठे हुए हैं शाहीन बाग में। वरना अगर औरतों को आज़ादी की बात थी तो मुसलमान क्या कहते हैं आप, औरतें जो हैं द विमेन, वो अपने बुर्के से आज़ाद होती हैं। वो अपने अरबी हिजाब छोड़ के हिंदुस्तान का दुपट्टा पहन लेती। लेकिन आपने देखा है कि किसी तरह वो बुर्का भी जब होता है तो वो हिंदुस्तानी बुर्का सफ़ेद नहीं होता है, वो अरबिस्तान का काला बुर्का आ गया। तो इसमें कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसमें सऊदी इंटरेस्ट जो है बेतहाशा पिछले 20-25 साल में मस्जिदों में मौलवियों को एम्पावर किया गया है। टर्की से बहुत पैसा आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में LET और इस तरफ जा रहा है। तो ये बड़ी बदनसीबी है कि मुसलमानों की जितनी लीडरशिप है वो उनके हाथ में है, जो जैसे मैं कहता हूँ बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के सड़कों पे निकले हुए बगैर मूँछों की दाढ़ी है उनकी, उन्होंने अपनी अपनी बीवियों को सामने रख दिया और ख़ुद छुप के पीछे बैठे हुए। यानी पूरी इंसानी तारीख़ में इतने बुज़दिल किस्म के मर्द सामने नहीं आए हैं। किसी भी फ़ौज की फ्रंट लाइन के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा, सियासी एजिटेशन हो कुछ भी हो, कि औरतों का इस्तेमाल मर्द कर रहे हों और औरतें और बच्चे इस आसानी से ब्रेन वॉश हो जाएं कि वो 6-7 साल के बच्चे प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने के नारे लगा रहे हों। तो बड़ा बदनसीबी का ये मौका, ये सीन है हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि ना उनके पास ढंग के लीडर हैं, ना वो किसी ढंग के आदमी की सुनना चाहते हैं। आप टेलीविज़न पे देख लीजिए, आपको कभी कोई पायलट नहीं मिलेगा मुसलमान, कभी कोई प्रोफेसर नहीं मिलेगा, कभी आपको कोई वहाँ पे आर्किटेक्ट नहीं मिलेगा। के मोहम्मद तो खैर आ ही नहीं सकते, बेतहाशा लोग। आपको सिर्फ मिलेंगे वहाँ पे मौलवी, वो मौलवी जिनकी दुकान है, जो खफा हैं मोदी साहब से ट्रिपल तलाक की।
ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो CAA को, और गुस्सा उनको आया है बाबरी मस्जिद का। ये कह नहीं पाते, लेकिन उस गुस्से को चैनलाइज कर रहे हैं CAA में। और इनमें से किसी ने CAA का कानून ना पढ़ा है और ना पढ़ने की इनको ख्वाहिश है, क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, अगर पैसे मिल रहे हैं और खाना हो रहा है, पिकनिक चल रही है ना, तो बेचारी इन औरतों को जिनको घर से नहीं निकलने देता कोई, उनकी पिकनिक आजकल चल रही है तो वो भी खुश हैं। कभी इसी बहाने बाहर घूम सकते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो बड़ी बदनसीबी है मुस्लिम कम्युनिटी की, और ट्रेजेडी है इंडिया की कि 70 साल में किसी सियासी जमात ने मुसलमानों की जो एक सोशल सेक्युलर लीडरशिप होती है उसको आने ही नहीं दिया। जी, NPR और NRC किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी हैं? जो भी मुल्क, देखिए इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में तो खैर 1972 से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, पूरी पॉपुलेशन की रजिस्ट्री है। हर मुल्क में ये होता है। आपका मुल्क नहीं, आपका एक कॉन्टिनेंट है। आपके यहाँ कोई समझे एटलीस्ट 25 मुल्क रह रहे हैं, इस तरह समझिए। उन हर एक की ज़बान अलग है, लोग अलग हैं, खाना अलग है। उसको एक साथ लेके आपको अगर डेवलपमेंट करनी, तो हिंदुस्तान के लिए तो एक नेशनल रजिस्ट्री होना एब्सोल्यूट नेसेसरी है कि भाई जो इकोनॉमिक प्लान बनाएगा उसमें कहाँ से वो सबको अटैच करेगा। जब आपको पता ही नहीं आपके शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में लोग कितने हैं, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे कि कितने स्कूल खोलने हैं, कितने बंद करने हैं, कहाँ पे बन गया और कहाँ से लोग इधर से उधर चले गए, उसका क्या होगा। नए स्टेट बने आपके यहाँ, उत्तराखंड बनाए, कहाँ कहाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपने, आंध्रा के अंदर तेलंगाना का स्टेटस है, सबका है। तो ये चीज़ें बग़ैर सेंसस में भी जो 30-40 सवाल हैं आपने देख लिया होगा, उसके अंदर ऑप्शंस इतने हैं कि उसको कैलकुलेट करने में मर जाएगा कि नलका कहाँ है, स्कूल कहाँ खोलना है, फ्लैट कहाँ बनना है, ये सब है। लेकिन वो ऑप्शनल आंसर्स हैं। पॉपुलेशन काउंट आपको नहीं मिल रही है, और पॉपुलेशन काउंट का ये जो असम में जो खौफ है वो जेन्युइन है, क्योंकि एबोरिजिनल और इंडिजिनस लोगों के कुछ राइट्स होते हैं जो इंटरनेशनल कानून के तहत यूनाइटेड नेशन से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। उनको ये डर है कि एकदम से अगर कोई 20 मिलियन आ गए, बांग्ला हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही ज़बान बोलते हैं, अगर वो आके वहाँ सेटल डाउन हो गए तो उनका क्या होगा। तो ये जेन्युइन सवाल हैं। त्रिपुरा आज का और त्रिपुरा 1947 का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास काउंट हो। लेकिन अगर आपके दिल में और जहन में फतूर है, दुश्मनी है, सस्पिशन डालना है और काम करना है NGOs का, कम्युनिस्ट पार्टी हो के आप एंटी कम्युनिस्ट मुल्लाओं के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, तो फिर आपका नाम बेईमान होना चाहिए। फैमिली नेम बेईमान कर लें सारे लोग, तो आसानी से सबको समझ में आएगा कि ये लोग, इनके मुंह से सच नहीं निकल पाएगा। जी, हाल ही में आपने एक अयोध्या यात्रा की, उस यात्रा का अनुभव कैसा रहा? आपने क्या कुछ महसूस किया वहाँ? एक ट्रेजेडी है, आपने भगवान को जेल में बंद किया हुआ, उन्हीं की प्रोटेक्शन में हज़ारों फौजी लगे हुए, बार्ब वायर है। आप सोचिए कि उनकी जन्मभूमि है और खौफ के मारे कि कोई मुसलमान हमला ना कर दे, और किए भी हैं। 2005 में तो 5 दहशतगर्द आतंकी लश्कर तैयबा के मारे भी गए वहाँ। तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी टू सी के मीलों मील बार्ब्ड वायर, और ऊपर से और बाहर से फौजी ही फौजी हर जगह नज़र आ रहा है। वो नेशनल पुलिस फोर्स के होते हैं, लेकिन दे आर ऑल आर्म्ड। अच्छी बात की थी कि उसमें मोस्टली औरतें थीं। बहुत इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। लेकिन बिल आखिर भगवान को आपने एक जेल में बंद किया हुआ, तो जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे, और ये ज़िम्मेदारी मुसलमान की है कि उसके खौफ की वजह से, उसकी बद किरदारी की वजह से आपने
जिनके घर में आपने पनाह ली, उनके खुदा को आपने बेइज्जती की वहाँ मस्जिद बना के। और अब तक सारे फैसले आने के बाद भी, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट तक के मोहम्मद मुसलमान थे, सबके मुताबिक अब तक ये खौफ है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। जी, चूँकि बात आजकल के विरोध प्रदर्शन की भी हमने की, तो एक और भी माहौल का जिक्र होता है, डर का माहौल। देश में डर का जिक्र हो रहा है। आप हिंदुस्तान आते जाते रहते हैं, आपको डर लगता है क्या, और लगता है तो किससे? मुझे मुसलमानों से डर लगता है, हाँ, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी शहीद होने के लिए मुसलमान तो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी मरे, शहीद हो ताकि जन्नत में जाए। ये तो बहुत बड़ा हमारे ज़हनी एक क्राइसिस है कि ये दुनिया में वाहिद लोग हैं जो अपने आप को बम से उड़ा रहे हैं और बग़ैर किसी कुछ हासिल किए हुए। इज़राइल से लेके आप बताइए, नाइजीरिया में, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर अभी अल शबाब ने कीनिया में हमला कर दिया, उधर नीचे रवांडा के अंदर भी हुआ, कुछ इजिप्ट में हो रहा है, लिबिया में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, सीरिया में हो रहा है। एक दूसरे के मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है। टर्की ने कुर्दिस्तान पे, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे, मोरक्को ने सहारा पे, इंडोनेशिया ने वो क्या है वेस्ट पापुआ पे 25-30 साल का कब्ज़ा है। बैठे हुए सब मिलके फ़लस्तीन कहते रहते हैं, और फ़लस्तीनी जो हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान पे थूकता भी नहीं है कोई। तो ये परेशानी आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसका हल आसान नहीं है, लेकिन सच बोलना और सच सुनने की अगर तमीज़ हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर आपका क्या रुख है? तो कहाँ चला रहे हैं इमरान सरकार, कहाँ चला रही है? इमरान तो बेचारा अपनी पीरी फकीरी और जिन और जादू और उस चक्रों में पड़ा हुआ है। वो कहाँ से चला रहा है हुकूमत? जो चला रहे हैं उन्होंने फैक्ट्री बनाई हुई है 1947 से, लूट मार कर रहे हैं। फौजियों का वो है, मैं तो कहता हूँ जैसे कि इट इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ कंट्री क्लब, जहाँ लोग मज़े करते हैं, शाम की दावतें होती हैं, जर्नलों की बीवियाँ नौकरों की तरह पूरे मुल्क को बेचती हैं इधर से उधर। तारिक जी, सोशल मीडिया पर आपको कई बार ट्रोल भी किया गया है, ये आरोप भी लगाया गया है कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। हाँ, जिनको तकलीफ़ है ना फॉलो करें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जिनको उसमें मैं तो नहीं किसी से कहता ना कि आपको मुझसे तकलीफ़ है आप चले जाइए। ये कोई पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर थोड़ी है कि साहब वीज़ा मिलेगा या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसी कमिश्नर के ऑफिस के ये करो। आप ब्लॉक कर दें, मुझे जान छूटेगी मेरी भी, आप भी खुश अपनी जहालत में, मैं भी आराम से अपनी इबादत में लगा रहूँगा जब तक कि ये शैतान की औलादें अपनी हरकतें ख़त्म नहीं करते। जी, एक सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहा है, 8 तारीख को मतदान है। दिल्ली बदलने के दावे भी किए जा रहे हैं। आप दिल्ली में आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है पिछले 5 वर्षों की अगर कुछ बात करें तो? कैसे बदली नज़र आएगी सर? 10,000 साल पुराना मुल्क है, इसमें कोई बदली आपको हो भी आपको नज़र आता है जब दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूम रही होती है। 500 साल पहले तक तो लोग कहते थे दुनिया चपटी है। तो जो सेंटर ऑफ आई ऑफ द स्टॉर्म है उसको क्या पता क्या हो रहा है। हिंदुस्तान जो चेंज हो रहा है वो तो आपको 200-300 साल बाद कोई लिखेगा ना कि क्या चेंज हुआ। कि पहले बैलगाड़ी जाती थी लाहौर और अमृतसर के बीच में, फिर ना बैलगाड़ी रही, ना ट्रेन, ना कुछ, जहाज़ भी नहीं जा सका। फिर बैलगाड़ियाँ रुक गईं, अब ट्रेनें चलती हैं, ट्रेनों के बाद गाड़ियाँ चलती हैं, लॉरियाँ चलती हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन हो गया कि दुकानें बंद हो जाएंगी कुछ अरसे में, क्योंकि हर चीज़ खुद घर पे डिलीवर होती है। तो ये सोसाइटी, पूरी दुनिया चेंज हो रही है। और जब तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को
एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में और उसकी ऊंच नीच को नहीं देखेंगे, आप नहीं कर सकते कुछ। और ये तमाम जो लोग कहते हैं कि साहब स्टेट को हटा दो रास्ते में, ये वही लोग हैं जो जाके जिस दिन कैंसर होता है कहते हैं गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो होना चाहिए ऐसा। जी, एक आखिरी सवाल, जो युवा विरोध कर रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? पैसे वाले बच्चे हैं, इनको करने दें जो कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा एजिटेशन? ये कोई रेवोल्यूशनरी तो नहीं, कोई चे गुवारा की औलाद या हो ची मिन के पोते तो नहीं हैं जो किसी इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये तो खुद पैसे वाले हैं। ये कह रहे हैं हमको कम्युनिज्म खेलने दो। इनके लिए इट इज़ लाइक एन आईफोन पे गेम है सोशलिज्म। ये जैसे खुशबूदार नहीं होता, परफ्यूम लगा के इनकलाब पे जा रहे हैं वाले लोग हैं। इनको तो डिओड्रेंट के बगैर जंग नहीं लड़ सकते। ये कहाँ जाएंगे बोलीविया में मोटरसाइकिल पे बैठ के चे गुवारा के साथ? जी तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ रूम पोस्ट से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे तारिक फ़तेह साहब, जिन्होंने शाहीन बाग, CAA, NRC और NPR जैसे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।